जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो संपादकीय है वो आपके मेंस इंटरव्यू दोनों की समझ से काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, इसमें वैसे तो चाइना, यूएसए, इनके नज़रिए पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ों को समझाया गया है कि क्यों अफ़गानिस्तान में तालिबान के प्रति उनका रुख जो है वो नरम होता जा रहा है, क्यों वो तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते को ज़्यादा अपना रहे हैं, न कि उनके ऊपर कोई कठोर लगाम लगाना चाहते हैं। तो उस कारण में ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम भारत का भी पक्ष समझेंगे। काफ़ी सारे मैप हैं, मैप से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो इसमें यूज़ होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने विश्लेषण को। तो देखिए, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि तालिबान के प्रति बदलता रुख। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएसए जब 2021 में आपके अफ़गानिस्तान से वापस आता है तो चाइना अपना एक सहयोग, साझेदारी ये अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार के प्रति बढ़ा देता है, क्योंकि अब चाइना को पता है कि यूएसए अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुका है। यही हमारे पास मौका है अपने फ़ायदे के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए पूरे क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र में और उसके बाद पूरे विश्व में। यही एक मौका है जब वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसके बाद क्या होता है, हालात भारत के फेवर में तो है नहीं। भारत के नज़रिए से तालिबान का अफ़गानिस्तान में आना एक बहुत ही क्षतिपूर्ण, आप बोल सकते हैं कि घटना थी। तो भारत को भी समय के साथ चीज़ों को समझना था और अपने रुख को स्पष्ट करना था। तो धीरे धीरे अमेरिका, यूएई और आपका भारत, ये सभी जो है देश अपना रुख जो है वो तालिबान के प्रति नरम करते जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण हमें समझना है कि आखिर ये गेम चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, आखिर ये टॉपिक, ये संपादकीय चर्चा में क्यों आया। हाल ही में अभी क्या हुआ है कि तालिबान के जो नेता हैं, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, आप समझ लीजिए विदेश मंत्री टाइप का, या आंतरिक मामलों के नेता हैं, वो है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये वही हक्कानी है जो पाकिस्तान के आईएसआई ने हक्कानी नेटवर्क तैयार किया था अफ़गानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा देने के लिए, जब यूएसएसआर के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी थी। या फिर बीच बीच में भी जब मदद तालिबान को मिली है, वो हक्कानी नेटवर्क के तरीके से ही, नेटवर्क से ही पाकिस्तान ने मदद पहुंचाई थी तालिबान को। तो सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो तालिबान के नेता हैं। उन्होंने भी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करी और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये पूरा नाम है, उनसे मुलाकात की। तो ये बाईं तरफ आप देख सकते हैं यूएई के राष्ट्रपति, ये यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और यही है वो सिराजुद्दीन हक्कानी दाईं तरफ आपके, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की मुलाकात हो गई। अब देखिए, यहाँ से हमें चीज़ें और गेम समझने की ज़रूरत है। अब यूएई जो है, जिसके साथ ये मुलाकात करने पहुँच गए तालिबान के नेता, ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये अमेरिका का सहयोगी देश है। गल्फ़ देशों में, आपके अरब दुनिया में यूएई भारत और अमेरिका दोनों का एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। अब अमेरिका जो है उसने एक तरीके से बैन लगा रखा है तालिबान के इस नेता के ऊपर, सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर। सिराजुद्दीन हक्कानी अगर चुपके से जाके इनसे मिलते हैं, गुपचुप तरीके से यूएई में बैठक करते, तो अमेरिका को भी लगता कि चलो ठीक है, चूँकि हमने खुलेआम बैन लगा रखा है, हमने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, तो यूएई अपने हित के लिए उनसे चुपके से बैठक कर रहा है, ताकि दुनिया के सामने ये ना लगे कि वो अमेरिका की इस आज्ञा का अवहेलना कर रहा है। आज्ञा मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि इस बैन का जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो उसकी अवहेलना कर रहा है, ऐसा कुछ समझ में ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही खुलेआम तरीके से एक राजदूत के तरह दूतावास में राजदूतों से जो मिला जाता है, दूसरे देश के मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से मिला जाता है, उस तरीके से मुलाकात होती है। इसका मतलब साफ है कि संयुक्त अरब अमीरात तालिबान के प्रति अपना रुख नरम कर चुका है और वो साझेदारी करने के पक्ष में है, क्योंकि उसको अपना हित दिख रहा है। तो अमेरिका ने भी संयुक्त अरब अमीरात के इस मीटिंग का, ये जो दोनों के बीच में अभी हाल ही में बैठक हुई है, इसका विरोध अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने विरोध नहीं किया तो इसका अर्थ क्या होता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं तालिबान के प्रति थोड़ा सा नरम रुख अपनाए हुए हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएई अरब का सहयोगी देश है और अमेरिका जो है वो हक्कानी को आतंकी मानता है।
अब यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, ये अमेरिका का आर्थिक और सामरिक साझेदार है, मतलब कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब यात्रा जो है वो गुपचुप तरीके से हुई नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अमेरिका भी तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ज़रूरी क्यों है अमेरिका को तालिबान के साथ सहयोग करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसी तालिबान के खिलाफ तो वो 20 साल तक वहाँ लड़ाई करता रहा अफ़गानिस्तान में। तो देखिए, अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया जो था कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, आपके किसी नेता को किसी दूसरे देश में जाने नहीं देंगे, इस तरह के कड़े रुख की वजह से चीन अफ़गानिस्तान के नज़दीक पहुंच गया। अब अफ़गानिस्तान का जो एक लोकेशन है, हम उसको जब समझेंगे तब आप समझेंगे इस बात को कि चीन अफ़गानिस्तान को क्यों अपने पक्ष में चाहता है, या चीन क्यों चाहता है कि अफ़गानिस्तान में शांति बनी रहे, अफ़गानिस्तान में आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहे, वहाँ पर कानूनी व्यवस्था बेहतर ढंग से काम करे, सुचारू तरीके से काम करे। चीन क्यों चाहता है? और अगर चीन ऐसा कुछ चाह रहा है जिसकी वजह से वो मजबूत होगा, तो फिर अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में आई हुई शांति, अफ़गानिस्तान में आई हुई समृद्धि चीन को आगे बढ़ने में मदद करे। तो अफ़गानिस्तान हमेशा इस क्षेत्र मतलब अमेरिका अफ़गानिस्तान और इसके अगल बगल के क्षेत्र को हमेशा तनावपूर्ण और अशांति वाला ही चाहेगा, ताकि चाइना अपने किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट न कर पाए, पूर्ण न कर पाए। देखिए, ये है वो मैप, पहला मैप जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट जो उसने एक स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, उसका आप ध्यान से देख सकते हैं कि चाइना अपने पूर्वी क्षेत्रों को, शियान ये प्रांत है, उसको उरुकमी से जोड़ना चाह रहा है। उरुकमी के बाद आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो रूट है ये आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से गुजरता हुआ जा रहा है, और एक इसका शिनजियांग प्रांत से होते हुए ये अफ़गानिस्तान, ईरान, तेहरान, फिर उसके बाद तुर्की में इस्तांबुल, उसके बाद वहाँ से कुछ यूरोपियन देशों से, पूर्वी यूरोपियन देशों से होते हुए रशिया से जुड़ना चाहता है, उसके बाद यहाँ बेल्जियम, और फिर इन देशों से वो जुड़ना चाहता है लैंड रूट से, मतलब समुद्री जो रास्ते हैं वहाँ से तो चाइना यूरोप से अपनी एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी और जुड़ाव महसूस कर रहा है, उसने बनाए रखा हुआ है। लेकिन अब वो ज़मीनी रास्ते से भी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के माध्यम से अफ़गानिस्तान से होते हुए वहाँ पर जाएगा। तो अगर अफ़गानिस्तान में अशांति रहती है, इसके अगल बगल के क्षेत्र में अशांति रहती है, जो चाइना का पश्चिमी क्षेत्र है, शिनजियांग प्रांत, वो भी हम देखेंगे, तो इससे जो है वो चाइना को नुकसान होगा। चाइना अपने इस बड़े प्रोजेक्ट में, जो उसका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, उस प्रोजेक्ट को वो पूरा नहीं कर पाएगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से उसके आर्थिक मजबूती पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगा। तो इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि तालिबान के साथ हम अपनी एक समझ को बढ़ा पाएँ, और तालिबान के साथ हम भी एक बेहतर रिश्ता स्थापित करें, जिसका पहला चरण क्या होगा कि आपको तालिबान के प्रति नरम रुख अपनाना होगा, और उसके बड़े नेताओं पर, जिनको कहीं ना कहीं दूसरे देश, चाइना जैसे मजबूत देश मान्यता दे रखे हैं या मान्यता दे रहे हैं, उन पर से प्रतिबंध आपको हटाना पड़ेगा। ये रूट आपको समझ में आ गया। देखिए, वन बेल्ट वन रोड में काफ़ी सारे, इसमें आप देख सकते हैं कि और भी रूट है, जैसे कि बांग्लादेश का पोर्ट है, बांग्लादेश के पोर्ट से कोलंबो पोर्ट जोड़ा जा रहा है श्रीलंका के, फिर वहाँ से केनिया जा रहे हैं, ये जिबौती जा रहे हैं, फिर यहाँ से आपका रेड सी होते हुए ये बाकी जगह पर जा रहे हैं, पर्शियन गल्फ़, ये रेड सी होते हुए आपके मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और यहाँ से होते हुए एक कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ाव कर रहे हैं इटली से होते हुए यूरोप के अंदर के देशों में, और एक आपका ये ज़मीनी रूट है। तो वन बेल्ट वन रोड काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक प्रोजेक्ट है चाइना का। अब हम आगे समझते हैं। तो चीन जो है बेल्ट एंड रोड परियोजना में, अफ़गानिस्तान की अहम भूमिका है उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना में। अब अफ़गानिस्तान पे क्यों इतना नज़र जमाया हुआ है चाइना? देखिए, उसके भी कई कारण हैं, जो भारत के भी वही कारण है। एक तो सुरक्षा कारण है, जो हम आगे समझेंगे। एक तो ये आपका अभी परियोजना को पूरा करने के लिए वो एक जुड़ाव होना ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान में शांति बहाल होना ज़रूरी है। तीसरा कारण यहाँ पर है कि खनिज जो संसाधन है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी तरह के हैं, वो भी मैप के माध्यम से अभी हम समझेंगे। तो अफ़गानिस्तान के जो खनिज संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियां भी पूरी तरह तैयार हैं, कई सारा उन्होंने निवेश भी कर रखा है वहाँ पे तालिबान सरकारों के साथ।
तो हम ये समझते हैं कि आखिर कौन-कौन से ऐसे हमें खनिज सं खनिज संसाधन देखने को मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर चाइना की नज़र है, और कहीं न कहीं भारत भी तालिबान के साथ इसीलिए अपने रुख को थोड़ा-सा नरम कर रहा है समय के साथ, ताकि वहाँ पर मौजूद खनिज संसाधनों का दुरुपयोग सिर्फ चाइना ना कर पाए। अगर एक कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा चाइना और भारत के बीच में अफ़गानिस्तान के खनिज संसाधनों को लेके, तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान के लोगों को भी मिलेगा और भारत को भी आर्थिक वृद्धि में, भारत की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक मजबूती में उसका फ़ायदा कहीं न कहीं हमें होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर तरीके का खनिज आपके सामने लिखा हुआ है कि लोहा काफ़ी भारी मात्रा में है, अफ़गानिस्तान का ये हेरात प्रांत है, ये मज़ार शरीफ है, ये कांधार है, ये काबुल है, ये तांबा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कोबाल्ट देखने को मिल रहा है, गोल्ड देखने को मिल रहा है, जो आपके रेयर अर्थ मेट एलिमेंट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब का प्रयोग आज के इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले समय में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम डीजल वाले गाड़ियों को बदल के हम लिथियम से चलने वाली और बाकी इलेक्ट्रिक जो आपकी गाड़ियां हैं उस वो चलाने वाली हमें रोड पे लानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो ये आप ये आइडिया, आपको यहाँ से बस कुल एक आइडिया लेना है कि अफ़गानिस्तान में इतने खनिज संसाधन मौजूद हैं कि वो चाइना और भारत दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अब देखिए ये मैप समझिए। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी रीजन से। ये जो सुरक्षा वाला रीजन है, यहीं से हम दोनों लोगों के लिए समझ लेंगे। देखिए ये है चाइना का शिनजियांग प्रांत। ये शिनजियांग प्रांत वही है जो भारत के कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ता है। ये लद्दाख का भी जो अपना अक्साई चीन है, जो अक्साई चीन हिस्सा है अपने भारत में, चाइना जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो वो उसे अपने इसी शिनजियांग प्रांत का एक हिस्सा मानता है। अब ये जो शिनजियांग प्रांत है, इसकी बॉर्डर देखिए कजाकिस्तान के साथ जुड़ी है, किर्गिस्तान के साथ जुड़ी है, ये ताजिकिस्तान के साथ जुड़ी है, और ये अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी है, तुर्कमेनिस्तान के साथ जुड़ी है। यहीं पर उइगर मुस्लिम भी रहते हैं। उइगर मुस्लिम के ऊपर आए दिन आप न्यूज़ सुनेंगे कि चाइना काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता है, वहाँ पर वो विरोध करते हैं, उनको अपना एक अलग पृथक देश चाहिए, लेकिन चाइना इस बात को तो बिल्कुल तैयार नहीं होगा देने के लिए। तो ये उइगर मुस्लिम आए दिन वहाँ पर चाइना के आर्मी के साथ भिड़ंत होना, अटैक होना, ये सब घटनाएं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। हालांकि मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब सारी घटनाएं होती हैं। तो चाइना अपनी सुरक्षा दृष्टि के लिए भी उइगर मुस्लिम्स को यहाँ पर उतना ज़्यादा फलने फूलने का मौका नहीं देना चाहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान का जो ये क्षेत्र है, ये जो अफ़गानिस्तान का वखान कॉरिडोर अभी हम देखेंगे, जिसके माध्यम से कश्मीर का हिस्सा और चाइना का आपका शिनजियांग प्रांत जुड़ा हुआ है, वहाँ पर चाइना चाहता है, इसीलिए चाइना चाहता है कि तालिबान उसके कंट्रोल में रहे अफ़गानिस्तान में। देखिए तालिबान एक सुरक्षित स्थान और ठिकाना होगा है इस समय उन सभी आतंकी संगठनों के लिए जिनको अपने अपने जगहों से ऑपरेट करने में, संचालन करने में दिक्कत आती है, और यही दिक्कत भारत के लिए भी है। भारत भी यही चाहता है कि जो भी आतंकी संगठन इस समय कश्मीर और अगल बगल के पाकिस्तानी क्षेत्र में मौजूद हैं, उनको किसी भी तरीके से तालिबान के अंतर्गत अफ़गानिस्तान में फलने फूलने का मौका न मिले, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, हमारी सुरक्षा दृष्टि से भी ये नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार मजबूत होती है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में बढ़ती हुई घटनाएं हमें नज़र आती हैं आतंकी घटनाओं में। तो उसका सीधा जुड़ाव इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग हो जाती है बेहतर तरीके से, वहाँ पर उनको एक आसानी से रहने के लिए पनाह मिल जाता है, फलने फूलने के लिए पनाह मिल जाता है। तो ये एक सुरक्षा दृष्टि से भी चाइना के लिए नुकसानदेह है। अब ये देखिए, ये है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर वो छोटा सा एक कॉरिडोर है जो अफ़गानिस्तान जो है, ये देखिए ये एक मैप था वखान कॉरिडोर का जिसमें ये पाकिस्तान का इतना हिस्सा दिखाया गया, कायदे से देखेंगे तो ये भारत का हिस्सा है। तो भारत के इस हिस्से को अफ़गानिस्तान जो है ये टच करता है, इसीलिए अफ़गानिस्तान को हम अपना बॉर्डर में मानते हैं कि हम उनके साथ बॉर्डर मानते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, क्षेत्र है कश्मीर का या गिलगित बल्टिस्तान वाला, ये गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र जो भी पाकिस्तान के अधिकृत है, ये भारत जो अपना हिस्से में मानते हैं, तो ये बॉर्डर टच करता है वखान कॉरिडोर के साथ जो कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो तालिबान का ये हिस्सा टच करता है, तो चाइना चाहता है कि इस क्षेत्र पे उसका एक प्रभुत्व बना हो, यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि इसी कॉरिडोर से
जब भी तुर्कमेनिस्तान या अगल बगल के उइघुर मुस्लिम ताजिकिस्तान से होते हुए चाइना के शिनजियांग प्रांत में, शिनजियांग प्रांत है तो चाइना के शिनजियांग प्रांत में कभी भी उइघुर मुस्लिम्स या फिर वो सारे आतंकी संगठन जो कि चाइना के उइघुर मुस्लिम पे किए गए अत्याचार के खिलाफ अटैक करना चाहते हैं शिनजियांग प्रांत में, तो वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो इसीलिए वखान कॉरिडोर जो एकदम पहाड़ों से भरा हुआ पतला सा कॉरिडोर है, जैसे अपना चिकन नेक है जो अपने पूर्वी भारत को बाकी भारत के हिस्से से जोड़ता है, उसी तरीके से वखान कॉरिडोर है। यहाँ पर चाइना इसीलिए कंट्रोल चाहता है। अब हम समझते हैं चीन का सबसे बड़ा संकट शिनजियांग के पश्चिम की वह सीमा है जो अभी हमने बात की, जो मुस्लिम देशों से मिलती है, और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य छावनी भी बनाना चाहता है। चीन यह छावनी दूर दराज के पहाड़ी इलाके जैसे वखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। वखान कॉरिडोर हमने ऊपर देख लिया, लेकिन क्यों? वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन, जिसे हम ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट बोलते हैं, उसके प्रभाव को ख़त्म करना चाहता है। ये जो आंदोलन था ये एक उइघुर मुस्लिम संगठन है, उइघुर मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था, जो आपके आज के चाइना के शिनजियांग प्रांत के क्षेत्र में आते हैं। चीन का विश्वास है कि उइघुर आतंकी इसी कॉरिडोर से, जो वखान कॉरिडोर हमने ऊपर अभी देखा है, उसके शिनजियांग प्रांत में घुसते हैं। इन सब से निपटने के लिए चीन तालिबान से मजबूत रिश्ते बना रहा है, और चीन तालिबान से वखान कॉरिडोर के पास में अफगानिस्तान से बात करके एक मिलिट्री कैंप भी लगाना चाहता है। यही है वो वखान कॉरिडोर जो चाइना को लगता है कि ताजिकिस्तान और बाकी जगह से होते हुए पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के लोग उसके शिनजियांग प्रांत में प्रवेश करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व क्या है, क्योंकि ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, अगर अफगानिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा यानी रेडिकल आइडियोलॉजी और हिंसा का केंद्र बनता है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा, और यही भारत नहीं चाहता है। दूसरा एक और चीज़ ये है कि इसके अलावा अफगानिस्तान मार्ग से जो मादक पदार्थों की तस्करी है, मतलब जो ड्रग्स आते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसका भी खतरा हमेशा भारत पे बना रहता है। आए दिन आप हमेशा सुनेंगे कि भारत ने मादक पदार्थों को सीज कर दिया, पकड़ लिया, टीम छापा मार के पकड़ लेती है, जो कि कहाँ से? अफगानिस्तान से आती है। इसलिए भारत के आंतरिक सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की आवश्यकता है। दूसरी, कनेक्टिविटी देखिए आप। कनेक्टिविटी, अब यहाँ से देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने चाबहार पोर्ट के बारे में सुना था कि भारत ने इस पोर्ट का लीज ले लिया है काफ़ी सालों के लिए। अब भारत उस पोर्ट के बड़े हिस्से को संचालन करेगा, और ये पहला ऐसा कोई विदेशी पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत कर रहा होगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये मुंबई से आप पहुँचे चाबहार पोर्ट, यहाँ पर कांडला पोर्ट है गुजरात में, यहाँ से भी आप चाबहार पहुँच गए। अब चाबहार से होते हुए आप अफ़गानिस्तान से होते हुए चले जाएंगे मध्य एशिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर चूंकि अपने गिलगिट बल्टिस्तान का हिस्सा मध्य एशिया से टच करता है, सेंट्रल एशिया से, लेकिन चूंकि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है और पाकिस्तान भारत को वो एरोप्लेन ऊपर से उड़ाने का ऑर्डर देता है, मतलब सुनता है भारत की रिक्वेस्ट को, और न ही वो भारत को व्यापार करने देगा उस क्षेत्र से, गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए मध्य एशिया में। तो भारत के पास यही ऑप्शन है कि पहले वो ईरान पहुंच जाए, ईरान से भारत एक रूट से चाहे तो आपका रशिया भी जा सकता है, और दूसरा वो अफ़गानिस्तान से होते हुए मध्य एशिया में प्रवेश कर सकता है। तो यही लिखा है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए ईरान के साथ भारत के जुड़ाव का मुख्य कारण अफ़गानिस्तान और आगे मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी रहा है। तो उस कनेक्टिविटी के लिए भी हमने ये काम किया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान को हमेशा मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस लाइन को हमेशा आप याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो मध्य एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए भारत का एंट्री गेट है, यानी प्रवेश द्वार है। तीसरा प्राकृतिक संसाधन, हमने ऊपर भी देख लिया कि अफ़गानिस्तान में किस किस तरह के प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं। तो अफ़गानिस्तान के पास लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य के महत्वपूर्ण अप्रयुक्त खनिज संस्थान है। अप्रयुक्त खनिज संस्थान मतलब बहुत सारे खनिज संस्थान ऐसे हैं जिसका अभी तक हमने कोई प्रयोग ही नहीं किया है, वो अपने खान में पड़े हुए हैं। अभी हम उसे निकालेंगे, फिर उसे प्रयोग में लाएंगे, तब जाके वो खान जो है इस्तेमाल होगा। इन संसाधनों में ऊपर हमने देखा था कि लोहा था, तांबा था, सोना था, बहुत सारे और भी तत्व थे। अफगानिस्तान की खनिज संपदा का पहुंच भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो ये सब जनरल लाइन है
जो कि आपके आंसर आपकी समझ में जान डाल देती है। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, प्रैक्टिस हो जाता है लिखते लिखते। और लास्ट हमें समझना है एनर्जी एम्बिशन यानी कि ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को। भारत अफगानिस्तान को तापी पाइपलाइन यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन के एक आवश्यक घटक के रूप में देखता है। अस्थिर अफगानिस्तान, इनस्टेबल जो अफगानिस्तान होगा, इस पाइपलाइन के निर्माण और उसके बाद के गैस प्रवाह को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये देखिए, ये है तुर्कमेनिस्तान, मैप में आप देख रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान से ये हेरात प्रांत से होते हुए, कांधार से होते हुए क्वेटा पहुंचेगा पाकिस्तान। ये हमारा तापी पाइपलाइन को बिछाने का प्लान था। तो तुर्कमेनिस्तान में जो आपका गैस पाइपलाइन है वो अफ़गानिस्तान से होते हुए ये मुल्तान, क्वेटा मुल्तान से होते हुए भारत पहुंचेगा। और एक मुल्तान से होते हुए ये भी था कि ईरान भी हम ले जा सकते हैं बंदर अब्बास पोर्ट होते हुए। तो तापी पाइपलाइन में तो ये बात ठीक है कि अफ़गानिस्तान ही हमारे लिए मुख्य चिंता का विषय नहीं है, उसके अलावा पाकिस्तान भी इस पाइपलाइन को पूरा नहीं होने देता है। लेकिन अफ़गानिस्तान को आप यहाँ लिख सकते हैं कि कम से कम अफ़गानिस्तान को अगर हम बेहतर बना सकते हैं अपने लिए, वहाँ पर हम अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तानी हमारे पास बार्गेनिंग के लिए बचेगा। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं। तो भारत के लिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान के साथ में। अब देखिए, बहुत लंबा ऐसे हो जाएगा अगर भारत अफ़गानिस्तान को डिटेल में हम देखना शुरू करेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी आज के वीडियो के बाद, जब भी आप न्यूज़ को पढ़ेंगे, कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान सरकार के साथ किस किस क्षेत्र में, किस किस स्तर पे बात कर रहा है। अभी देखिए, हमारा उनके साथ जो इंगेजमेंट है, उनके साथ जो बातचीत है, वो बातचीत का दौर अलग अलग स्तरों पे जारी है। कोई भी महत्वपूर्ण घटना जब तक नहीं होती कि हम भारत जो है अफ़गानिस्तान में फिर से दूतावास शुरू करता है, या तालिबान भारत में फिर से अपना दूतावास शुरू करता है, रिश्ते और बेहतर होते हैं, तब तक आपको एक आइडिया लगते रहना चाहिए, ताकि अगर सवाल पूछे तो अफ़गानिस्तान का भारत के लिए क्या महत्व है, ये आपके पास पॉइंट होने चाहिए। और वहाँ पर ये गेम क्या चल रहा है, यूएस क्यों नज़दीक जाना चाहता है, चाइना क्यों नज़दीक जाना चाहता है, भारत क्यों नज़दीक जाना चाहता है, इसकी एक समझ आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये संपादकीय से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संपादकीय या किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।